So in the previous class we have discussed about the colloids. हमें ये पता चल गया अब तक कि जो heterogeneous mixtures होते हैं उनमें जो दो अलग अलग फेजेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ में इस तरह से मिक्सड अप होते हैं कि वी कैन मेक आउट देयर आर टू फेजेस. हाँ, इनमें से एक जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो दूसरे जो कि डिस्पर्शन मीडियम होता है उसमें मिक्स हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है उसमें जाके. और हमने कोलॉइड की जब बात की तो हमने स्पेसिफाई किया कि कोलॉइड जो हैं वो वाले सब्सटेंस, वो वाले मिक्सचर्स हैं या वो वाले हीट्रोजीनस मिक्सचर्स हैं जिनमें डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल साइज 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ बनती थी वो ये कि इनका क्लासिफिकेशन किया जाए विद एग्जाम्पल. तो हमने कल ये बातें सीखी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से ध्यान रखें. हाँ, कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के हिसाब से जो भी स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं उनके मिक्सचर जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके हिसाब से द टाइप ऑफ अ कोलॉइड इज डिस्क्राइब्ड. तो हम यहाँ पे सोल की बात करते हैं तो साथ में सॉलिड सोल की भी बात करते हैं. हाँ, दो तरह के एरोसोल्स की भी बात करते हैं. एक इमल्शन है जो लिक्विड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है. एक फोम की बात करते हैं तो उसके साथ में सॉलिड फोम की भी बात करते हैं और जेल भी होता है. हाँ, तो दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब सोल वर्ड बोला जाए तो वो सॉलिड प्लस लिक्विड है. जब सॉलिड सोल बोला जाए तो वो सॉलिड और सॉलिड है. कलर्ड जेमस्टोन, कलर्ड ग्लास, सॉलिड एंड सॉलिड. सॉलिड और लिक्विड में इंक आ गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आ गया. और जब एरोसोल की बात आए तो ये बात दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे डिस्पर्शन मीडियम जो होगा वो गैस होगी. उस गैस में सॉलिड भी इन्वॉल्व हो सकता है और लिक्विड भी इन्वॉल्व हो सकता है. अगर सॉलिड प्लस गैस है तो फिर वो स्मोक है, वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट है, यानी जो धुआं निकलता हुआ हम देखते हैं वो है. और अगर लिक्विड इनटू गैस है तो लिक्विड इनटू गैस के केस में आप क्या बोलोगे कि ये क्लाउड हो सकता है, ये मिस्ट हो सकता है, ये फॉग हो सकता है. सब देखी हुई चीज़ें हैं ना हमारी, कोई ऐसी खास बात नहीं है जो हमें पता नहीं है, सब देखा हुआ है हमारा. फिर हम कहते हैं इमल्शन. मिल्क आपको पता है, फेस क्रीम आपको पता है, लिक्विड इनटू लिक्विड कॉम्बिनेशन है. इवन आपका जो पिघला हुआ बटर है दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज इमल्शन. लेकिन बटर वर्ड यूज करते समय ध्यान रखना, इफ इट इज अ बटर केक देन इट इज अ जेल. इफ इट इज अ लिक्विफाइड बटर देन यू कैन कॉल इट इमल्शन. तो इमल्शन में बटर लिखते समय ये सावधानी रखनी है. आपने केवल बटर लिख दिया तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपके मार्क्स काट सकता है ये सोच के कि अरे ये तो जेल में लिखना था, यहाँ क्यों लिख दिया. हाँ, तो अगर आप इमल्शन में बटर यूज़ करें तो लिक्विफाइड बटर यूज़ करें, ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है. अदरवाइज बटर हर कोई अमूल बटर, अटरली डिलीशियस ले लेता है. हाँ, उस सबके दिमाग में पिक्चर आती है वो वाली जो हमने कल देखी थी, बटर केक. तो वो कोई कंफ्यूज ना हो जाए और आपके मार्क्स ना कट जाए, इस बात का आप ध्यान रखें. स्टैट्यूटरी वार्निंग आपको मैंने पहले दे दिया. फिर देखें आप फोम. फोम में हमने वर्ड यूज़ किया, हमने कहा भी फोम तो देखा है हमने, या तो फोम हम उसको स्पंज को कहते हैं या तो फोम हम उस लेदर को, उस झाग को बोलते हैं जो कि हमारे डिटर्जेंट से निकलता है. डिटर्जेंट को पानी में डाला, ऐसे ऐसे हिलाया तो खूब सारा झाग निकला. हाँ, शैम्पू लगाया बालों में, खूब सारा झाग निकला. दिस फोम, दिस लेदर, जो सोप का या फिर शैम्पू का या तो फिर डिटर्जेंट, जो वॉशिंग डिटर्जेंट होती हैं उनका, ये सब क्या है, एयर ट्रैप्ड इनटू लिक्विड. तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज, फोम वर्ड जब आता है तो दोनों ही केसेस में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो गैस होती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कैन यू रिलेट इट विद एरोसोल. एरोसोल और फोम में फ़र्क है. दो तरह के एरोसोल, दो तरह के फोम हम देख रहे हैं. हाँ, जो एरोसोल हैं उसमें डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है दोनों में, और फोम और सॉलिड फोम में डिस्पर्स्ड फेज गैस है. ये समझना ज़रूरी है. देखो, एरोसोल दोनों गैस, ये भी. और फोम एंड सॉलिड फोम, ये भी गैस, ये भी गैस.
यहाँ पे लेकिन गैस इज ट्रैप्ड इनटू लिक्विड और गैस इज ट्रैप्ड इन सॉलिड। जो हम सोप की बात कर रहे थे, डिटर्जेंट की बात कर रहे थे, वहाँ पे लिक्विड था, वाटर था, वाटर में आपने उसकी विस्कोसिटी बढ़ा दी, उसमें डिटर्जेंट मिला करके उसका मतलब गाढ़ापन बढ़ा दिया। अब एयर जो है वो निकल नहीं पा रही बाहर, तो आपको वो झाग दिखाई दे रहा है, हाँ, वो लैदर दिखाई दे रहा है। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द गैस बीइंग ट्रैप्ड इनटू लिक्विड। और स्पंज में क्या है, द गैस इज ट्रैप्ड इनटू सॉलिड, इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ऐसा सॉलिड पार्टिकल जो कि बेसिकली इलास्टिसिटी भी रखता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो ऐसा स्ट्रक्चर जो इलास्टिसिटी रखता है। स्पॉन्ज के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में कुछ गैप है, वहाँ पे एयर है, आपने उसे प्रेस किया, गैस निकल गई, छोड़ दिया, गैस वापस उन जगह पर आ गई, क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से पार्टिकल्स रीगेन देयर शेप, वो अपना प्लेस वापस से रीगेन करते हैं। इस वजह से पूरा स्पॉन्ज जो है वो अपना शेप रीगेन कर देता है। और जेल मतलब लिक्विड इनटू सॉलिड, हाँ, लिक्विड पार्टिकल्स आर dispersed into a regular solid framework। उस सॉलिड फ्रेमवर्क को आप तोड़ दो तो लिक्विड बाहर आ जाएगा, नहीं तोड़ोगे तो ऐसा लगेगा लिक्विड है लेकिन वो रहेगा अपनी जगह पर। जैसे कि हमने जेल्स की बात की, आपका हेयर जेल भी आप ले सकते हो उसमें, कल हमने उसकी फ्रूट जैम की बात की थी, जेली आइसक्रीम में जो जेली यूज़ होती है उसकी बात की थी। ये सब क्या है, ये सब के अंदर एक्चुअली बटर केक यहाँ पे आएगा, जेल, इन सब में लिक्विड फंसा हुआ है सॉलिड फ्रेमवर्क में। आप थोड़ा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दे करके ये सॉलिड फ्रेमवर्क तोड़ दीजिए, लिक्विड बाहर आ जाएगा। हाँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारा बटर केक या तो हमारा जैम का एक टुकड़ा गरम गरम पराठे के ऊपर रखते हैं, गरम गरम तवे के ऊपर रखते हैं और वो एकदम पिघल जाता है, क्या होता है, एक्सट्रीम हीट है उधर, बहुत जल्दी से फ्रेमवर्क टूट जाता है और इसमें छुपा हुआ लिक्विड बाहर आ जाता है। तो ये कोलॉइड्स हैं। कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी कि द पार्टिकल हीट्रोजीनस है, पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। और हम कहते हैं कि जो ये कोलॉइड्स हैं वो इनके पार्टिकल्स इतने बड़े हो गए हैं कि इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। फिल्ट्रेबल ये नहीं है, दे आर नॉन फिल्ट्रेबल, मतलब फिल्टर पेपर से आप इनके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। स्टेबल ये भी हैं सॉल्यूशंस की तरह से, अगर आप इनको हाफ एन आवर या उससे ज़्यादा अनडिस्टर्ब छोड़ दें, अनटच्ड छोड़ दें, तो भी ये अपना अपीयरेंस लूज़ नहीं करेंगे। टिंडाल इफेक्ट ये हमेशा शो करते हैं, दे ऑलवेज शो टिंडाल इफेक्ट। हाँ, टिंडाल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट एक्चुअली कोलॉइड्स के ऊपर ही किया गया है। तो एक छोटी सी बात जो इसके बाद बच जाती है, दैट इज़ द सस्पेंशन। सस्पेंशन में कोई खास बात नहीं है। सस्पेंशन जो है वो बेसिकली एक ही बात याद रखनी है आपको कि पार्टिकल साइज बड़ा है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। अगर 100 नैनोमीटर से बड़ा पार्टिकल साइज होगा तो फिर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे कि आपने चाक पाउडर पानी में डाल दिया, सैंड पानी में डाल दिया, आयरन फाइलिंग्स पानी में डाल दिए, क्या होगा, बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। या तो इमीडिएटली आयरन फाइलिंग्स तो तुरंत हो जाएगी, सैंड थोड़ी देर तक फ्लोट करती रहेगी फिर हो जाएगी। इफ़ यू विल लीव दैट अनडिस्टर्ब फॉर मोर देन हाफ एन आवर, हम कहते हैं ये अनस्टेबल है। तो सस्पेंशंस मतलब जिनके सॉल्यूट पार्टिकल, अब यहाँ पे सॉल्यूट वर्ड की जगह डिस्पर्स फेस वर्ड यूज करते हैं, तो डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन एट द बॉटम और गेट सस्पेंडेड एट द बॉटम because they are large in size, their mass is more and they are attracted by the gravity more as compared to the light particles of the colloids and solutions. तो ये सस्पेंशन जो होते हैं ये टिंडाल इफेक्ट तभी शो करते हैं जब ये डिस्टर्ब्ड होते हैं। हमने बता ही दिया कि अनस्टेबल होते हैं, फिल्ट्रेबल हैं ये, फिल्टर पेपर से आप इनको अलग कर सकते हो क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है, 1 to 100 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़ा है, नेकेड आइज से देखे जा सकते हैं। हाँ, दे कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। तो ये सब बातें जो हैं ये हमारे सस्पेंशंस की हो गई। तो हमने मिक्सचर्स की बात जब की, क्लासीफाई किया, तो हमने कहा कि मिक्सचर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स,
होमोजीनस, हीट्रोजीनस। होमोजीनस में सॉल्यूशंस आ गए, सॉल्यूशंस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को कैटेगराइज कर लिया और हमने देख लिया कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या और सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन का मतलब क्या। फिर हमने कोलॉइड्स की बात की, पूरे कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन किया, डिफरेंट टाइप्स, जो टेबल आपके पीछे दिख रही है वो आपने क्लासिफाई करके उसके एग्जाम्पल्स भी एक एक करके देख लिए। सस्पेंशंस, इन सब की प्रॉपर्टीज़ हमें अगर पता है, जो टेबल हमने बनाई थी जिसमें सॉल्यूशन वर्सेस कोलॉइड्स वर्सेस सस्पेंशन, तीनों की प्रॉपर्टीज़ का हेड टू हेड कंपैरिजन था, वो हम बीच बीच में रिवाइज भी करते रहेंगे, वो आपको याद रखनी है। अब यहाँ से आगे बात जाती है सेपरेशन मेथड्स। क्या मतलब हुआ? मतलब द मेथड्स विच आर यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन मेथड्स, वाई वी वॉन्ट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। एक मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में मिक्स हो गए हैं एंड दे आर ओनली फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, मतलब देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन एंड देयर इज़ नो केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन देम। उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, वो बस आपस में इस तरह से मिक्सड हैं कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी अपनी बरकरार रखते हैं। मतलब कि उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ उनकी जो होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को वो डिस्प्ले करते रहते हैं, वेदर इवन इफ दे आर इनसाइड अ मिक्सचर। तो इनको आपको अलग अलग करना है। क्यों अलग करना है? नंबर 1 कि हमें इनका यूज़ करना है, और यूज़ जब भी आप किसी सब्सटेंस का करते हैं, हम सब्सटेंस को कैसे डिफाइन कर रहे थे कि सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। प्योरेस्ट सिंगल प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है मैटर का, उसको हम कर सकते हैं, है ना। तो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, सब्सटेंस कंपाउंड भी हो सकता है, और सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, मतलब सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो रहे हैं ओनली फिजिकली, विदाउट हैविंग एनी केमिकल कॉम्बिनेशन, विदाउट हैविंग एनी केमिकल रिएक्शन। तो आप जो भी सेपरेशन मेथड यूज़ करोगे, आपको उन्हें क्योंकि यूज़ करना है, हाँ। और मिक्सचर की फॉर्म में कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो जाती हैं हमारे किसी काम की चीज़ में। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपको मेटल चाहिए, मेटल हमने एग्जांपल लिया था, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने हुए सब्सटेंसेस यानी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का एग्जांपल है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स चाहिए, सबको गोल्ड चाहिए, किसी को आयरन चाहिए, सब अलग अलग मेटल्स चाहिए हमको। मेटल्स बड़े यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। तो जब आप मेटल्स को यूज़ करते हो तो मेटल्स आता कहाँ से है? अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि सब के सब मेटल्स, कुछ एक को छोड़ दो जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं किसी और दूसरे सब्सटेंस के साथ में, जैसे ऑक्सीजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में, कार्बोनेट आयंस के साथ में, या सल्फेट आयंस के साथ में, सल्फ़र के साथ में, दे गेट कंबाइंड और अपने सॉल्ट बना लेते हैं। और वो जो सॉल्ट होते हैं यानी ये कंपाउंड, ये हमें मिलते हैं अर्थ के क्रस्ट में, ज़मीन के नीचे दबे हुए। तो मिक्सचर फॉर्म में मिलते हैं विद अदर सॉल्ट्स, विद सैंड, विद कंक्रीट, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि हमारे बिल्कुल काम की नहीं है, हमको उनमें से मेटल निकालना है। तो हमें सेपरेशन मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ सम फिजिकल प्रोसेसेस हम सेपरेशन करेंगे। बाद में जब कंपाउंड निकल आएगा, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, मतलब द प्योर फॉर्म ऑफ अ मैटर, तो उस कंपाउंड में से फिर हम केमिकल रिएक्शन करके मेटल निकालेंगे। लंबा प्रोसेस है, एक पूरी इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसको मेटलर्जी बोलते हैं, वो मेटल के एक्सट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। तो 10th क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। फिलहाल हम ये समझ लें कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन भी सेपरेशन मेथड का एक मोटो है। मतलब सेपरेशन मेथड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमको मेटल चाहिए तो प्योर फॉर्म में चाहिए, हम ऐसे ही मेटल यूज़ नहीं कर सकते। आपको सोडियम चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता अच्छा ये नमक ले जा, सोडियम क्लोराइड है ना, क्लोरीन निकाल के दो, आप बोलोगे सोडियम चाहिए, क्लोरीन नहीं चाहिए उसके साथ में। इसी तरह से आपके खाने की चीज़ें, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ मिल गई हैं, आपको उसे अलग करना पड़ेगा। छोटी क्लासेस में आपने बहुत सारे इस तरह के जनरल मेथड समझ लिए, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। आपकी बुक में
एक विदाउट एनी स्पेसिफिक सीक्वेंस बैक टू बैक मेथड्स ऑफ सेपरेशन दिए हुए हैं। मैं उस तरह से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर, किस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं मिक्सचर्स को और सेपरेशन मेथड्स को। ठीक है, तो जहाँ जो ज़रूरी होगा, मतलब हम इम्पॉर्टेंस सेपरेशन मेथड को देने के बजाय किसी पर्टिकुलर मिक्सचर को देंगे। हमारे पास कोई मिक्सचर है, उसका टाइप ये है, मिक्सचर का टाइप क्या कि सॉलिड और सॉलिड आपस में मिले हुए हैं, जैसे सॉल्ट और सैंड आपस में मिल गए, हाँ, या सॉल्ट और ये सल्फ़र और आयरन फाइलिंग्स आपस में मिल गए, या सॉल्ट, सैंड और आयरन फाइलिंग्स तीनों आपस में मिल गए। तो इनको अलग कैसे करें? सारे सॉलिड्स हैं, इंपॉर्टेंट बात ये, दो अलग अलग डाइज हैं, दो अलग अलग कलर्स हैं जो एक स्पेसिफिक कलर बनाते हैं। उनको समझो 3 कलर्स ने मिलकर के एक ब्लैक कलर की इंक बना दी, ब्लैक डाई बना दी। तो उस ब्लैक डाई के 3 कंपोनेंट्स को अलग करना है, तीनों सॉलिड्स हैं। तो हम सबसे पहली कैटेगरी लेंगे वो मिक्सचर्स जो सॉलिड प्लस सॉलिड बने। पहले इनको सेपरेट करने के लिए जो जो मेथड यूज़ किए जा सकते हैं वो मेथड्स हम बैक टू बैक सीख लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड विद लिक्विड। बहुत मिक्सचर्स हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड मिक्स होते हैं। हो सकता है हमको सॉलिड चाहिए हो सकता है हमको लिक्विड चाहिए हो सकता है हमको दोनों अलग अलग चाहिए हो, देखते हैं। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें लिक्विड इज मिक्स्ड विद लिक्विड। ऐसा मिक्सचर जिसमें लिक्विड और लिक्विड आपस में मिक्स्ड हो। जैसे कि आपका वाटर और अल्कोहल, वाटर और एसीटोन, ये क्या है? लिक्विड, दोनों लिक्विड हैं। मिसिबल लिक्विड्स भी हो सकते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स भी हो सकते हैं। अल्कोहल का एग्जांपल दिया हमने वाटर के साथ, या एसीटोन का एग्जांपल अगर लें हम वाटर के साथ, तो वो तो मिसिबल लिक्विड्स हैं। मिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स हो जाते हों यूनिफॉर्मली और एक सॉल्यूशन बनाते हों। लेकिन दो लिक्विड्स हमेशा मिसिबल हों ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो ऑयल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसको पानी में डालो तो पानी के साथ में दे आर इमिसिबल, दे आर नॉट मिसिबल। दोनों अपने एक लेयर बना के एक दूसरे के ऊपर सेटल हो जाएंगे। तो लिक्विड और लिक्विड के मिक्सचर्स को सेपरेट करने की अलग अलग मेथड्स हैं। फिर मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस एंड गैस। एयर के कंपोनेंट्स को अलग करना, एयर में से नाइट्रोजन अलग करना, ऑक्सीजन अलग करना, आर्गन अलग कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाना। दिस इज ऑल्सो समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो जो मेथड यहाँ यूज़ होता है वो यहाँ नहीं हो सकता, जो यहाँ यूज़ हो सकता है वो यहाँ नहीं हो सकता, जो यहाँ यूज़ हो सकता है वो यहाँ नहीं हो सकता। इसलिए हमें कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो बातें तो वही आएंगी जो आपकी बुक में लगी है, सीक्वेंस बदल जाएगा, है ना। मैं आपकी बुक पढ़ के ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वी विल यूज़ योर बुक। मैं आप एक्सप्लेन कर दूंगा वो आपकी बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। आपकी बुक में वैसे भी चीज़ें कम लिखी हुई हैं, तो कुछ बातें हमको ऐड करनी पड़ती हैं, लेकिन वी विल नेवर गो आउट ऑफ सिलेबस। आपको पता चल जाएगा। हाँ, मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ का ये नहीं मतलब कि मैं कोई आउट ऑफ सिलेबस जाऊँगा, नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। आपको आपकी बुक में सब कुछ मिलेगा जो मैं पढ़ाऊँगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो जब हम सॉलिड सॉलिड के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल सोचो जहाँ पे सॉलिड और सॉलिड आपस में मिक्स हो गए हों। वन सॉलिड विद अनदर सॉलिड। एक एग्जांपल है सॉल्ट प्लस सैंड। एक एग्जांपल है सल्फर प्लस आयरन फाइलिंग्स। एक एग्जांपल है सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl
plus another salt, that is ammonium chloride NH4Cl. ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ऐसा भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो, जैसे सॉल्ट प्लस सैंड प्लस आयरन फाइलिंग्स या आयरन डस्ट। ब्लैक डाई, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पिगमेंट्स। पिगमेंट मतलब कलर, है ना, दो या दो से ज़्यादा डाइज, जैसे कि रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, वो कंबाइन हो गए और उन्होंने मिलके ब्लैक बना दिया। तो ब्लैक डाई है हमारे पास में और हम यूज़, मतलब इतने सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिनमें दोनों कंपोनेंट सॉलिड है। तो यहाँ पर वी चूज द सेपरेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं बात कि सॉलिड सॉलिड के कॉम्बिनेशन में हमें मिल रहा है सॉल्ट एंड सैंड। तो प्रॉपर्टीज दोनों की चेक की जाएगी और हमें क्लियरली पता है कि सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो मेथड मैं यूज़ करूँगा उसको हम कहते हैं यूजिंग एन appropriate solvent. Using an appropriate solvent. What appropriate solvent? एक ऐसा सॉल्वेंट जो सेलेक्टिवली सॉल्ट को डिजॉल्व कर ले, सैंड को ना करे। ठीक है ना? अगर ऐसा होगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर है, जैसे देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि हमने वाटर ले लिया, वाटर को हम यूज़ कर रहे हैं एज एन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। which out of the two components of a mixture, sand and salt, selectively dissolves only one. सॉल्ट को डिजॉल्व करता है, सैंड को नहीं करता। तो हम क्या करें, वाटर इसमें डाल दें। जब इसमें वाटर मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर इसमें मिक्स होते ही सॉल्ट को डिजॉल्व कर लेगा। तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर सॉल्यूशन। सैंड का तो सॉल्यूशन बनता नहीं, सैंड अलग रहेगा, सस्पेंडेड रहेगा। अगर आप उसे छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए तो इट विल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द मिक्सचर। और फिर हम क्या करें, फिर हम उसको विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन कर दें उसकी। तो सॉल्ट का सॉल्यूशन तो अलग हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, और सैंड हमको मिल जाएगी ऑन द फिल्टर पेपर। डिकेंटेशन कर सकते हो आप, तो आपको आपके जो कंटेनर है उसके बॉटम पे ही मिल जाएगी। आप सेटल डाउन कर दें उसको, डिकेंटेशन कर दें। फिल्टर पेपर फिर भी आपको यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी सैंड डिकेंटेशन प्रोसेस में आ सकती है इधर, तो वो फिल्टर पेपर पे मिल जाए और उसको वापस हम डाल दें उसमें। ठीक है ना? पूरा का पूरा सैंड मतलब फिल्टर पेपर में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना इजीली सेपरेट हो चुका होता है। वैसे डिकेंटेशन इजीली हो जाता है, थोड़ी बहुत सैंड से कुछ इम्प्योरिटीज़ आएँ तो वो रुक जाए वहीं पर फिल्टर पेपर पे, इसलिए फिल्टर पेपर यूज़ करना ज़रूरी है। नीचे मिल गया सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन को आप हीट दे दो, सारा पानी उड़ा दो, उसका वेपराइजेशन कर दो, नीचे आपको मिलेगा सॉल्ट। ठीक है ना? तो देखिए हम क्या करते हैं इसमें कि इसमें पानी डाला, पानी डाल के हमने मिला दिया उसको विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास स्टिरर, इसको बोलते हैं स्टिरर। तो सॉल्ट डिजॉल्व्स, हाँ,
मिक्सचर को स्टिर करेंगे, सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है। फिर विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर को कोन शेप में एक इसमें हमारी फनल में रख दिया जाता है और हम अपना मिक्सचर इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सावधानी से डालेंगे तो पूरा अपने को फिल्ट्रेशन, देखो क्या होता है कि एकदम से पूरा डाल दिया, ये इतना फास्ट नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि एकदम से सारा का सारा आर पार हो जाएगा, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। डिकेंटेशन हुई है तो इसके बॉटम में भी थोड़ा सा सैंड हमको मिल गया, बाकी सैंड जो है वो हमको फिल्टर पेपर के ऊपर मिलेगा, है ना। तो जो चीज़ बच गई इसमें वो अलग हो गई सैंड की फॉर्म में। अब सॉल्ट एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसको तो आप विद द हेल्प ऑफ अ बुनसन बर्नर इस तरह से हीट करोगे, हाँ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर की हीटिंग के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर हल्का हल्का सॉल्ट दिखने लगा है आपको। वाटर अभी भी है, बॉईल हो रहा है, इसलिए हम इसको इवेपोरेशन नहीं वेपोराइजेशन बोल रहे हैं। बाय वेपोराइजेशन प्रोसेस हम पूरा पानी धीरे धीरे करके उड़ा देंगे और फिर नीचे हमको खूब सारा सॉल्ट मिल जाएगा। ये सॉल्ट जो होगा इसको आप स्क्रैप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ स्पून। हाँ, इसको पहले ठंडा करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गर्म होगा इनिशियली, तो इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद में जब ये ठंडा हो गया तब इसको विद द हेल्प ऑफ अ स्पून हम स्क्रैप करके एक क्लीन जगह पे निकाल सकते हैं। जो आपका सैंड था वो अलग पहले ही हो चुका है, हाँ, इसको जैसे ठंडा करके निकाला एंड विद द हेल्प ऑफ अ स्पून वी कैन स्क्रैप इट। तो सैंड हमारी पहले ही अलग हो गई थी, अभी ये हमारा मिल गया। तो हमने क्या किया, वी यूज्ड एन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट इन दिस केस। ऐसा हम यहाँ भी कर सकते हैं, सल्फर एंड आयरन डस्ट। देखो, सल्फर और आयरन डस्ट को अलग करना है तो उसके लिए ज़्यादा आसान चीज़ तो है मैग्नेट यूज़ करना। जहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं आयरन जैसे, वहाँ पे मैग्नेट यूज़ करना होता है ज़्यादा आसान। लेकिन समझो आपके पास मैग्नेट नहीं है तो एक अल्टरनेटिव मेथड है, हाँ, यूज़ ऑफ मैग्नेट यूज़ करना। तो देखो सबने देखा ही होगा, मैग्नेट का मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बहुत आसान है उसे यूज़ करना। तो कि जैसे आपने आयरन और सल्फ़र को मिक्स कर दिया आपस में। सल्फ़र जो होता है वो येलोइश कलर का पाउडर होता है और उसमें आयरन की डस्ट को मिक्स किया है, तो हमको ये तो पता रहता है कि ये दिखता भी है उसमें आयरन डस्ट, एकदम होमोजीनियसली मिक्स हो भी नहीं सकते ये तो। लेकिन हैंड पिकिंग इज़ नॉट ईजी, तो हम मैग्नेट लेकर के आ जाते हैं और मैग्नेट के साथ में हम इसको खींच लेते हैं। धीरे 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 सारा जो आयरन फाइलिंग्स है वो इसमें चिपकता चला जाता है। हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इस प्रोसेस में, लेकिन ये एक आसान तरीका है। अगर हमारे पास मैग्नेट नहीं है तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड, हाँ, कार्बन डाइसल्फाइड और CS2 इज अ कलरलेस सॉल्वेंट विच सेलेक्टिवली डिजॉल्व्स सल्फर। केवल वो सल्फर को ही डिजॉल्व करता है, हाँ, आयरन को तो करेगा नहीं। आयरन तो किसी में भी सॉल्युबल नहीं है, ना तो वाटर में ना तो इसमें। लेकिन सल्फ़र जो कि एक नॉन मेटल है, जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, अगर आप सल्फ़र को वाटर में डालोगे तो वो छोटी छोटी गोलियां बन जाएंगी उसकी, है ना, वो उसमें डिज़ोल्व ही नहीं होता। आप कितना भी कोशिश कर लो वो कभी डिज़ोल्व नहीं होगा वाटर में, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन CS2 में आप इसको डिज़ोल्व कर सकते हो। तो वैसा ही होता है कि आप जैसा सॉल्ट एंड डस्ट के केस में वाटर ने किया था, जब आप कार्बन डाइसल्फाइड को आयरन और सल्फ़र के मिक्सचर में मिक्स करोगे तो सेलेक्टिवली ओनली सल्फ़र विल गेट डिज़ोल्व्ड इनटू कार्बन डाइसल्फाइड CS2, और फिर क्या होगा, फिर एक येलो कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा उनका। अब आप फिल्टर पेपर यूज़ कर लें तो सल्फ़र और CS2 तो निकल जाएंगे नीचे,
और फिल्टर पेपर पे हमको मिल जाएंगी आयरन डस्ट। आयरन डस्ट को अलग कर लिया, CS2 जो है इसको हम इनडायरेक्ट हीटिंग करके उड़ा देते हैं। इनडायरेक्ट हीटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग से ये जल सकता है, इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल। ये बात ध्यान रखनी है, कार्बन डाइसल्फाइड इज इनफ्लेमेबल, इसको फ्लेम से दूर रखना है। तो इनडायरेक्ट हीट क्या होती है कि आप उसको एक वाटर से भरे हुए एक कंटेनर में रखो और वाटर को गर्म करो, गर्म पानी से उसको गर्म करो, फ्लेम मत लाओ बीच में। फ्लेम अगर बीच में लेकर के आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, उसमें आग लग सकती है, आपको चोट भी लग सकती है। ये सब बातें याद रखनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ द टू components of a solid and solid mixture, one is sublime in nature। सब्लिमेशन आपने पढ़ाई है ना? अगर दोनों में से एक सब्लाइम होता है तो फिर उसका सब्लिमेशन कर देना चाहिए। सब्लिमेशन आपने देखा ही है, थोड़ा सा सब्लिमेशन के बारे में अपन इसको देख लें, याद दिला दें आपको कि सब्लिमेशन जो है वो एक ऐसा स्टेट कन्वर्जन है जिसमें सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। लिक्विड में जाए बिना वो सॉलिड जो है गैस में चला जाए। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हमने देखे थे, जैसे कैम्फर था, आयोडीन के क्रिस्टल्स थे, या नेफ्थलीन बॉल्स थे, या ये जो हम यूज़ कर रहे हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे सब्लाइम सब्सटेंसेस के। द सब्सटेंसेस विच हैव द टेंडेंसी टू अंडरगो सब्लिमेशन आर कॉल्ड एज सब्लाइम सब्सटेंसेस। तो ये सब्लिमेशन की प्रोसेस जो है, ये हमारी नेफ्थलीन बॉल की एग्जांपल तो कई बार हमसे वैसे भी पूछी जाती है। एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, वो सब्लाइम सब्सटेंस है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये बात आप जानते ही हो। नेफ्थलीन बॉल्स जो हम अपने वॉशरूम में रख देते हैं, वो धीरे धीरे उनका कुछ पार्ट, उनका कुछ मास जो है वो सब्लिमेशन अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके जाने लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी देखा है एक्चुअली, जिसमें हम एक बर्नर पर बुनसन बर्नर की हेल्प से एक चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर, हमारा कॉमन सॉल्ट जो है उसको तो हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, और जो दूसरा सॉल्ट हमारे पास है वो है NH4Cl, इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। दिस आयन इज अमोनियम, दिस इज सोडियम, दिस इज क्लोराइड, क्लोराइड इज कॉमन। दोनों एक जैसे दिखते हैं, प्रॉब्लम ये है दोनों वाइट दिखते हैं, वाइट क्रिस्टल, और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो यू कैन नेवर मेक आउट कि कौन किस में मिक्स है। आयरन और सल्फर के केस में दिख तो रहा था कि मिक्सचर है, यहाँ तो मिक्सचर भी नहीं दिखता। तो आप इसे जब हीट करोगे तो हीट कैसे कर रहे हैं, सेटअप क्या है हमारा कि एक चाइना डिश है, उसके ऊपर एक ग्लास का इन्वर्टेड फनल है और ऊपर हमने कॉटन प्लग लगा दिया यहाँ पे, जिससे कि जो वेपर बने वो बाहर ना निकले। वेपर बाहर चला गया तो चला जाएगा, हमें वो चाहिए वापस, है ना, उसे वापस से सेटल करना है हमको। तो बस इस केस में यही होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको इसे हीट करना है, और यहाँ पे जब ये हीट होगा तो इसके हीट होने से जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका सब्लिमेशन हो जाएगा, और फिर बाद में वो वापस से सेटल हो जाएगा अंडर द वॉल्स ऑफ द फनल। तो ये सब्लिमेशन हो रहा है, इसमें दिख रहा है हमको, और फिर ये वापस से ठंडा होकर के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये सेटल होता जा रहा है। ये जो सेटल यहाँ पे हो गया, ये अमोनियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड तो यहीं रह गया, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो कहीं जा भी नहीं सकता। जाएगा कैसे, वो सब्लाइम है ही नहीं, हीट देने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से सब्लाइम सब्सटेंसेस को अलग किया जा सकता है। ठीक है ना। फिर हम देखें कि जैसा हम कह रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है
कि मल्टीपल सब्सटेंसेस सॉल्ट, सॉलिड, सैंड एंड आयरन डस्ट, मल्टीपल सॉलिड्स आपस में कंबाइंड हो, तो उसमें भी अब हम देखो सॉल्ट एंड सैंड वही करना है जो पहले करते थे, आयरन डस्ट वही करना है कि मैग्नेट यूज़ कर लो। इसका एक्सपेरिमेंट लेकिन पूछा जाता है जनरली, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। ये देखो कि सैंड, सॉल्ट एंड आयरन फाइलिंग्स हैं, इनको हम एक बीकर में मिक्स कर देंगे और इनका मिक्सचर जो होगा उसको फिर सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने थोड़ा थोड़ा सैंड लिया, सॉल्ट लेना है और आयरन फाइलिंग्स लेना है, इन तीनों को आपस में मिक्स करना है। तो देयर विल बी अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट एंड आयरन फाइलिंग्स। अब ये प्रॉपरली एक स्टिरर से हमने इसको मिक्स कर दिया, तो नाउ अब हमको ये मिल गया। प्रिकॉशनरी हम इनका वज़न भी कर लेते हैं, अलग अलग तीनों का सेपरेट वेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे कि बाद में जब हम ऑब्जर्व करें तो हमें पता चले कि देयर इज़ नो लॉस ऑफ वेट इन एनी ऑफ द कंपोनेंट्स वी हैव सेपरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसमें हमने सबसे पहले मैग्नेट यूज़ किया तो आयरन बाहर आ जाएगा। हाँ, मैग्नेट से आयरन को बाहर ले लिया, आयरन को एक अलग जगह पे रख दिया। तो आयरन को सेपरेट करना सबसे आसान है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे एक मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। सैंड और सॉल्ट के लिए आपको पता है वाटर है, तो वाटर यूज़ करेंगे, इसमें वाटर मिक्स कर देंगे। वाटर अगर हमने इसमें मिक्स कर दिया तो हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, जैसा कि पहले मिल गया था। अगेन स्टीरिंग होना चाहिए, थरो स्टीरिंग से सॉल्ट विल बिकम अ पार्ट ऑफ वाटर और फिर वो मिल जाएगा सैंड। सैंड पार्टिकल्स इनसॉल्यूबल हैं तो वो फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे, हमने फिल्ट्रेशन करके सैंड को निकाल लिया। और अब सॉल्ट एंड वाटर जो बचा है उसको चाइना डिश में डाल के और उसको वैसे ही विद द हेल्प ऑफ अ बंसन बर्नर हीट करके वेपराइज करके वाटर को निकाल देते हैं, और हमें जो एंड में बचने वाला है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स दैट इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को अब इसको स्क्रैप करके जैसे ठंडा करने के बाद में यहाँ पे अलग किया जा सकता है। तो सब जगह पर एक ही बात हो रही है, क्या हो रहा है कि सॉलिड सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स अलग किए जा रहे हैं। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ब्लैक डाई के कंपोनेंट्स को, हाँ, ब्लैक डाई के कंपोनेंट पिगमेंट्स को अलग करना। इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं ये दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, इनको अलग करना। और आज मैं आपको सिर्फ इसके प्रिंसिपल की बात बताऊंगा कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट वर्क्स। बेसिकली कंसेप्ट आप समझ लो, इसका वीडियो हम कल देखेंगे। आप सबसे पहले ये समझें कि वी हैव अ डाई, ये इंपॉर्टेंट है ना। ऊपर हमने जितनी भी बातें अभी तक करी हैं वो सब कम इम्पॉर्टेंट थी, इम्पॉर्टेंस उनका भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता है। वी कॉल इट पेपर क्रोमेटोग्राफी और सिंपल क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है उसके पीछे आइडिया आता है सॉल्युबिलिटी से। मैं आपको याद दिलाऊं, हमने कल की ही क्लास में बात की थी, सॉल्युबिलिटी को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम क्या कह रहे थे कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी सॉल्यूट की, वो उसकी टेंडेंसी है टू गेट डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं। वैसे तो हम कहते थे कि भाई सॉल्युबिलिटी जो है वो किसी जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट की कितनी अमाउंट, कितनी क्वांटिटी है, वो सॉल्युबिलिटी है उसकी, यानी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ये सॉल्युबिलिटी बोली जा सकती है, हाँ, कि किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम जितना अमाउंट उसमें डिजॉल्व हो सकता है वो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी है।
तो वहाँ से ये बात आई। इसका मतलब क्या हो गया कि एक गिवन सॉल्वेंट है, समझो वाटर है। अब वाटर में 3 अलग अलग सॉलिड्स हैं, X, Y एंड Z। एट अ गिवन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस इसकी सॉल्युबिलिटी और इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में सेम नहीं हो सकती। ये तीनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। तो सॉल्युबिलिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, solubility is a physical nature of X and Y and Z and they will display it। जो ज़्यादा soluble होगा at a given temperature वो ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो जाएगा, जो कम soluble होगा वो कम क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो जाएगा इन अ गिवन सॉल्यूशन। तो ये इसका प्रिंसिपल है, इसको आप याद रख लें या लिख लें। क्रोमेटोग्राफी के द प्रिंसिपल बिहाइंड क्रोमेटोग्राफी, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 2 or more solids have different solubilities in a given solvent at a given temperature। एट अ गिवन टेम्परेचर किसी एक सॉल्वेंट में, जैसे वाटर में, अलग अलग सॉल्यूट्स की, अलग अलग सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। हाँ, तो इसका क्रोमेटोग्राफी से क्या लेना देना, ये हम देखेंगे जब हम क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस देखेंगे, उसका वीडियो देखेंगे और उसमें सेपरेशन होते हुए देखेंगे और फिर इस प्रिंसिपल को याद करेंगे। आप अपने दिमाग में पहले ये प्रिंसिपल बिठा दो कि अलग अलग सॉलिड्स हैं, वो एक मिक्सचर में, एक मिक्सचर का पार्ट है, उनको अलग अलग करना है विद द हेल्प ऑफ देयर डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ गिवन सॉल्वेंट। ठीक है, तो कल की क्लास हम क्रोमेटोग्राफी से शुरू करेंगे। आज हमने पढ़ा सेपरेशन मेथड की शुरुआत की और हमने कहा कि हम पहले उन सेपरेशन मेथड्स की बात करेंगे जो सॉलिड मिक्सचर्स को आपस में एक दूसरे से अलग करने के काम में आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर्स के सेपरेशन के तरीके की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।